हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आइए आज हम पढ़ते हैं टीएस इलियट का फेमस प्ले द फैमिली रीयूनियन। एक्चुअली टीएस इलियट ने 1927 में अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि ही इज अ रिलीजियस राइटर। तो उनके जितने भी प्लेज हैं उसके बाद, चाहे द कॉकटेल पार्टी हो, चाहे मर्डर इन द कैथेड्रल हो, चाहे फैमिली रीयूनियन, लगभग सभी प्लेज में एक थीम कॉमन है, वो है स्पिरिचुअल क्वेस्ट। हर उनका कैरेक्टर कहीं न कहीं मेंटली, साइकोलॉजिकली लगा रहता है कि वो ही इज़ सर्चिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी। जैसे द कॉकटेल पार्टी में उन्होंने एक कैरेक्टर को मार्टरडम की थीम के तौर पे दिखाया है, और मर्डर इन द कैथेड्रल में तो जो थॉमस बेकेट हैं, उनको ही उन्होंने मार्टरडम के तौर पे दिखाया है। इस प्ले में मार्टरडम के तौर पर उन्होंने जो मेन कैरेक्टर हैं, हैरी उनकी माँ, को दिखाया है कि जिस तरह से हैरी अपना घर छोड़ करके जा रहा होगा, तो उनकी माँ की डेथ हो जाती है। शी सैक्रिफाइसेस हरसेल्फ इन स्टॉपिंग हिम टू सेटल एट विशवुड, जो कि उनका घर होता है। तो एक थीम कॉमन मिलेगी, दैट इज स्पिरिचुअल क्वेस्ट। आध्यात्मिक खोज या उसकी तलाश उनके कैरेक्टर्स करते रहते हैं। बात करते हैं इस प्ले के कॉन्टेक्स्ट की। तो एक ग्रीक राइटर हुए हैं, ट्रेजेडियन हुए हैं एक्चुअली, एस्कलस, जिनका नाम है एस्कलस, और इनका एक ट्रोलॉजी है जो कि ओरेस्टेस के नाम से उसका लास्ट प्ले है, ह्यूमनाइड्स। आप इसको ह्यूमनाइड्स भी कह सकते हैं, ह्यूमिनेट्स भी कह सकते हैं। इस प्ले से जो सोर्स उन्होंने लिया है, बहुत ज्यादा नहीं लिया है। जो एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमनेट्स का, फ्यूरीज का, जो कि गॉडेस ऑफ वेंजेंस कही जाती हैं, प्रतिशोध की देवी, उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने उठाया है अपने प्ले में, और एक पोएटिक प्ले है। इसके अलावा ग्रीक ट्रेजेडी और साइकोलॉजिकल, जो मॉडर्न साइकोलॉजिकल ड्रामा के एलिमेंट्स उन्होंने मिक्सचर किए हैं इस प्ले में। जिस तरह से उन्होंने द कॉकटेल पार्टी में भी एक साइकोलॉजिकल और मॉडर्न प्ले एलिमेंट्स मिक्स किए हैं, ठीक उसी तरह से। थीम की बात करें तो बहुत सारी थीम्स हैं इसमें, जैसे गिल्ट वर्सेस रिडेम्पशन, स्पिरिचुअल वर्सेस वर्ल्डली बिलीफ, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, इंडिपेंडेंस वर्सेस स्लेवरी टाइप या किसी की गुलामी टाइप। और एक इन्होंने एक थियरी दी थी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जो कि आपने पढ़ी होगी, जिसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर का हैमलेट प्ले है उसको बोला था कि ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है, क्योंकि हैमलेट की फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं की जा रही हैं, या उनका ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। इतना ज़्यादा हैमलेट को टॉर्मेंटेड दिखाया है, लेकिन उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। ठीक उसी तरह से कुछ क्रिटिक्स ने इस प्ले को भी आर्टिस्टिक फेलियर ही कहा है, क्योंकि लाइक हैमलेट, इनका जो मेन कैरेक्टर है हैरी, वो भी कहीं न कहीं ऑब्जेक्ट मिस करता दिखाई देता है। द प्ले हैज़ लिटिल एक्शन, कहने के लिए प्ले है, लेकिन इट इज़ वर्थ रीडिंग व्हाइल इनेक्टिंग ऑन स्टेज। ये प्ले उस समय फेलियर में था, बट धीरे-धीरे आफ्टर इट्स रिवाइवल इन 1930 1940 ये थोड़ा-थोड़ा सक्सेसफुल हुआ, और आज ठीक-ठाक है, माना जाता है उनके प्रोमिनेंट, क्योंकि 6-7 प्लेस तो लिखे ही हैं टीएस इलियट ने, उन्हीं में ये माना जाता है। तो पब्लिश कब हुआ था? 1939 में। कैरेक्टर्स की बात करते हैं। मेन कैरेक्टर हैरी है, हैरी लॉर्ड मोंचेंसी, जो कि आजकल एक मॉडर्न एलिनेटेड जो कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, जो अपने आप को कहीं का नहीं पाते, ना कहीं सेटल हो पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से दिखाया गया है। हॉन्टेड बाय द गिल्ट ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ, ये अपनी पत्नी का मर्डर करते हैं या नहीं भी करते हैं, बहुत ज्यादा श्योर नहीं दिखाया गया है, क्योंकि आउट ऑफ द आउट ऑफ द बिहाइंड द कर्टेन की बात है, बहुत सारा इसमें नहीं बताया गया है। तो वो उस गिल्ट से लगातार हॉन्टेड है। ही इज ऑन स्पिरिचुअल क्वेस्ट सर्चिंग फॉर ट्रू मीनिंग इन हिज लाइफ। दूसरी उनकी माँ, एमी टू वेजर लेडी मोन्चेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों से उन्हें अभी भी लगाव है। वो इस बात को नहीं पचा पा रही हैं कि दुनिया बदल गई है। एंड विशेस टू कंट्रोल हर फैमिली, पूरी उनका कंट्रोल अपना परिवार पर रखना चाहती हैं, और अंततः अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती हैं हैरी जब घर छोड़ के जाता है तब। अगाथा, जो कि इनकी बहन है, सबसे छोटी, यंगेस्ट सिस्टर ऑफ एमी, जो कि हैरी को स्पिरिचुअली गाइड करती है, उसको बताती है कि यस, यू डू नॉट बिलोंग हियर टू विशवुड, यू मस्ट गो ऑन द सर्च ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो वो इसको गाइड करती हैं।
और यही एक ऐसी कैरेक्टर है जो हैरी की मेंटालिटी को, मेंटल स्ट्रगल को अच्छे से समझती है कि आखिर वो चाहता क्या है। क्योंकि कहीं न कहीं ये भी ज़िम्मेदार हैं उसकी जो पास्ट है हैरी का, जिसको वो अपना बोझ समझता रहता है। तो कहीं न कहीं अगाथा भी ज़िम्मेदार है। वो कैसे ज़िम्मेदार हैं आपको प्ले की समरी में पता चलेगा। मैरी जो 8 साल तक वेट करती है हैरी से शादी होने का, और एमी बहुत ही चालाकी से एमी को अपने साथ घर में रखे रहती हैं, मैरी को, कि अपने बेटे से शादी करा देंगी। 7-8 साल तक बेचारी वेट करती है, लेकिन शादी नहीं हो पाती है। तो ये रिप्रेजेंट करती है अर्थी लव को। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे इसकी भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और ये भी अपनी ट्रू वैल्यू समझने लगती है। कोरस जो बीच-बीच में कमेंट करता है प्ले की एक्टिविटीज़ पर, उनमें आइवी, वायलेट, जेराल्ड और चार्ल्स क्या हैं? ये चाचा हैं इसके, हैरी के। ये हैरी के पिताजी के दोनों छोटे भाई हैं, जेराल्ड और चार्ल्स। आइवी और वायलेट ये क्या है? मौसी। द ह्यूमनाइट्स जो कि ग्रीक सोर्स से लिया गया है। ह्यूमनाइट्स कौन है? दीज आर द गॉडेसेस ऑफ वेंजेंस। प्रतिशोध की देवी हैं, जो कि कोई क्राइम करता है तो उसके गिल्ट को ये जागृत करती हैं। यूं कहो कि कोई क्रिमिनल है तो उसके कॉन्सेंस को जागृत करने का काम इन्हीं का रहता है, और ये लगातार उसका पीछा करती है, उसको याद दिलाती रहती है कि यस यू आर क्रिमिनल, यस यू आर क्रिमिनल। तो जिस किसी ने क्राइम किया है तो उसके कॉन्सेंस, गिल्टी कॉन्सेंस को ये बार बार उसको एहसास दिलाने का काम करती हैं। दीज आर स्पिरिट्स ऑफ वेंजेंस, प्रतिशोध की आत्माएं, ह्यूमनाइट्स या फ्यूरीज कहा गया इनको प्ले में। आगे बढ़ते हैं। एक फर्स्ट। तो प्ले शुरू कहां से होता है? एमी डोवेजर जो कि हैरी की माँ है, इनका बर्थडे है और इस बार ये उसको मनाने की तैयारी कर रही हैं। इन्होंने कहाँ मना रही हैं? अपना इनका घर जो है विशवुड, इनके घर का नाम है विशवुड। वहाँ ये मनाने की तैयारी कर रही हैं। एक फैमिली रीयूनियन होने जा रही है, जिसमें इन्होंने अपनी दोनों बहनें, दोनों क्या तीनों बहनें, आइवी, वायलेट और अगाथा को इनवाइट किया है। इसके अलावा अपने देवर जो कि इनके हस्बैंड के छोटे भाई हैं, चार्ल्स और जेराल्ड, इनको भी बुलाया हुआ है। ये सब आने वाले हैं। ये दोनों लगभग आ ही रहे होते हैं और तीनों ये बहनें इनकी आ चुकी होती हैं। और ये बर्थडे इस बार इसलिए खास है क्योंकि इस बार इनका जो सबसे बड़ा बेटा है हैरी, वो भी आ रहा है, जो कि 8 साल से घर पे नहीं आया है। वो अपनी जब से उसने शादी की है अपनी पत्नी के साथ, वो एक तरह से कैप्टिवेट हो गया है और घर पे आना उसने छोड़ दिया। तो हैरी आने वाला है 8 साल के अंतराल के बाद। इसके अलावा इसके और 2 छोटे बेटे हैं, आर्थर और जॉन, वो भी आने वाले हैं। तो इस बार की जो गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग, वो खास है क्योंकि पहली बार उनके तीनों बेटे, तीनों बहनें और देवर, हैरी के चाचा, वो सब मिल कर के उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाले होते हैं। ये काफ़ी बूढ़ी भी हो चुकी हैं एमी, और अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए सबको इनवाइट किया हुआ है। 8 साल का अंतर है, हैरी इनके घर आने वाला होता है। एमी को ठंड लग रही होती है क्योंकि बुजुर्ग हैं, बीमार भी हैं थोड़ी-सी। तो वो कहती हैं कि ये जो विशवुड है काफ़ी ठंडा एरिया है, यहाँ बहुत ठंड रहती है। वो मिस कर रही हैं अपनी जवानी को कि किस तरह से वो जवानी में बहुत अच्छे से रहती थीं, ठंड कम लगती थी। तो अगाथा उनको सलाह देने लगती है कि अगर इतनी ठंड लग रही है तो साउथ में चली जाओ, साउथ इंग्लैंड में चली जाओ, यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है? इस पर एमी बोल देती है कि ना तो वो अब एबल है और ना ही उसके पास इतना पैसा है कि वो ये घूम-घूम के हर जगह एन्जॉय कर सके। तभी सारे लोग विशवुड क्या है? घर, घर का नाम है इनके। उसके मौसम के आस-पास के मौसम की बात करने लगते हैं, ईस्ट और साउथ इंग्लैंड की बात करने लगते हैं। एमी जो है वो कहती है कि ऐसा लगता है कि विशवुड में कैद होके रह गई हूँ। 7-8 साल से मैं ऐसे अकेले-अकेले रह रही हूँ और बूढ़ी हो चुकी हूँ, कोई मेरे साथ नहीं रह रहा, तीनों बेटे अलग रह रहे हैं, वो सब अलग रहते हैं और ये अकेली अपने आप को कन्फाइंड और पूरी तरह से ऐसा लगता है कि उनको छोड़ दिया गया हो। शी फील्स हम हरसेल्फ डिजर्टेड बाय एवरीवन। वायलेट, तभी जब मौसम की बात हो रही होती है, साउथ की बात होती है, तो वायलेट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है। वो कहती है कि साउथ के लोग बेकार हैं, दे आर कंप्लीटली वल्गर पीपल। दे पूरे दिन तो वो लोग खुशियाँ मनाते हैं, ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं और वो फुल ऑफ वल्गैरिटी। उनके अंदर कोई सेंस नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। ये उनकी कल्चर को बहुत ज़्यादा अपोज करती है। अब जनरेशन गैप का टॉपिक उठ जाता है। उसी टॉपिक में जेराल्ड जो चाचा है हैरी का, वो मैरी से पूछता है, जो मैरी 8 साल से वेट कर रही होती है हैरी से शादी होने का, वो यहीं रह रही है
उसको एमी ने 8 साल से रोका हुआ है अपने घर पे। शी इज़ यूजिंग हर एज़ टूल। तो वो उससे पूछा जाता है कि तुम बताओ, तुम क्या सोचती हो आजकल की जनरेशन के बारे में? मैरी जो कि इंतज़ार कर के थक चुकी है, 8 साल हो चुके हैं उसको, लगभग वो 30 साल प्लस हो रही है और शी इज़ लाइक इन स्पिंस्टर। इन स्पिंस्टर एक ऐसा वर्ड है जो आप जानते होंगे, एक उम्र-दराज महिला जो कि जिसकी शादी जल्दी ना हुई हो, मतलब ना हुई हो जल्दी उम्र में, तो 30 प्लस को इन स्पिंस्टर ही कहा जाता है। आजकल हालाँकि ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं, लोग शादियाँ 30, 31, 32 के आस-पास करने लगे हैं। फर्स्ट दे emphasis on their career making and after they wish to settle down। तो इस तरह से मैरी को ये बात बुरी लगती है। वो कहती है कि टॉपिक मेरे लिए बकवास है क्योंकि उसे ध्यान नहीं है इस चीज़ का और वो बुरा मान जाती है इस बात का। उसको लगता है कि मेरे ऊपर टॉन्ट मारा जा रहा है, शी इज़ इंस्पिस्टर। और वो कहती है कि मैं किसी भी जनरेशन से बिलॉन्ग नहीं करती। ना तो मैं बहुत ज़्यादा जवान हूँ, 20-25 साल की और ना मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हूँ, 50-60 साल की। मैं 30 प्लस 30-40 के बीच में हूँ। तो आई डोंट बिलॉन्ग टू एनी जनरेशन, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। एमी जो है, इसके अंदर इच्छा है कि जब मेरा बेटा हैरी आ जाएगा, तो मैं मैरी की शादी उससे करा दूँगी और जिस तरह से उसने 8 साल से रोका हुआ है। शी एक्सपेक्ट्स हैरीज़ अराइवल वुड मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर मैरी। ऐसी एमी का मानना है कि आते ही चीज़ें बदल जाएँगी। एमी हैज़ डिसाइडेड to open all the gifts after dinner and cut birthday cake because Harry is expected to be late। वो कहती है कि जो भी गिफ्ट मुझे मिले हैं थोड़ी देर में खोलूंगी और क्योंकि हैरी लेट आने वाला है तभी मैं केक काटूंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बर्थडे पार्टी क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है 8 साल में कि सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगाथा हैरी कहती है कि हैरी आ तो रहा है लेकिन जो चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पर विशवुड में वो देख करके वो बहुत खुश नहीं होगा और उसको बुरा लगेगा। वो बहुत ज़्यादा यहाँ खुश नहीं होगा क्योंकि अगाथा प्रैक्टिकली माइंडेड पर्सन है। जब वो गया तब वो लड़का था, जैसे मान के चलो कभी कोई 17 साल का जाए और आकर 25 साल का हो जाए 8 साल में, तो ज़ाहिर-सी बात 17 साल की उम्र में अंतर है, 25 साल की उम्र में अंतर है। तो जब हैरी यहाँ से गया था, तो वो ही वाज़ अ बॉय बट ही इज़ रिटर्निंग एज़ मैन। तो एमी उससे कहती है कि उसने बहुत मेहनत की हुई है चीज़ों को एकदम ज्यों का त्यों बना के रखने की, कुछ भी नहीं बदला है। जैसा वो छोड़ के गया वैसा ही है और तुम लोग कोई ऐसा मत सोचो। सभी उसको अकाता को चाइड करने लगते हैं, चिढ़ाते हैं कि तुम ऐसी बात क्यों करती हो, नेगेटिव क्यों बोलती हो हैरी के बारे में कि वो यहाँ आकर के परेशान हो जाएगा ऐसे-वैसे। ऐसा तो नहीं है, हम क्या उसके फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, हमको रिश्तेदार नहीं हैं। कुछ भी नहीं बदला है, वो आकर के उसको अच्छा लगेगा। और इसने बहुत कोशिश की है एमी ने पुरानी चीज़ों को बनाए रखने की, पूरा कंट्रोल अपने घर पर आस-पास लोगों पर किया हुआ है। जैसे उस कंट्रोल का उदाहरण है ये मैरी है, जिसको उसने 8 साल से इस इंतज़ार में रखा हुआ है कि जब मेरे बेटे जब मेरा बेटा आएगा तब मैं उससे शादी करा दूँगी तुम्हारी। जबकि हैरी ऑलरेडी मैरिड था, शादीशुदा है जिसने अपनी पत्नी को मार दिया है। जेराल्ड जो है वो चाहता है कि हैरी फिर से रीमैरी शादी कर ले क्योंकि उसकी बीवी भी हाल में ही मारी गई है किसके द्वारा? हैरी के ही द्वारा, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया इस प्ले में। और वो शादी करके यहीं विशवुड पर सेटल डाउन हो जाए, यहीं रुक जाए तो चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। टॉपिक जो है वो हैरी की बीवी पर चला जाता है। तो वो कैसी है? नैरो माइंडेड थी उसकी पत्नी और वो हैरी को बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी कि वो अपने दोस्तों से और रिलेटिव्स से भी बात करे। वो हैरी को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए रखना चाह रही थी और हैरी को उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, होटल्स में जाता था, रिज़ॉर्ट्स में जाता था, जिसको भी वो खुश रहे। इसके अलावा एमी सबको एडवाइस करती है कि जब भी हैरी वापस आएगा, कोई भी उससे उसकी पत्नी के बारे में नहीं पूछेगा, उसकी पत्नी मरी कैसे है। और हो सकता है कि वो ड्रंक की हुई थी और इसीलिए वो अचानक से समुद्र में डूब गिर गई, जहाज से वो मर गई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो मरी कैसे ये एक मिस्ट्री है और कोई भी उसकी मौत का रियल रीज़न नहीं जानता है कि आखिर है क्या। अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन हैरी वाज़ कैप्टिव टू हर और उसकी मौत से हैरी अपने आप को लिबरेटेड और इंडिपेंडेंट महसूस कर रहा है, जो कि नहीं महसूस कर पा रहा था, जब उसकी वो बीवी जीवित थी। तब वो उसका गुलाम बन के रह रहा था। आज वो लिबरेटेड है, इंडिपेंडेंट है एंड ही इज़ एन्जॉयिंग हिज़ लाइफ़। सभी मेंबर्स चाहे वो अगाथा, आइवी, वायलेट, जेराल्ड, चार्ल्स, ये सब अपने उस रोल को असाइन किया गया है एमी के द्वारा क्योंकि एमी बॉस है विशवुड की, हैरी की माँ।
उसके द्वारा जो रोल्स इन लोगों को दिए गए हैं कि उन्हीं सब रोल को प्ले करने के लिए तैयार हैं, जैसा-जैसा बोला गया वैसा ही बोलना है। तो वो खुश नहीं है यहाँ रह कर के, क्योंकि उनकी जो नेचुरैलिटी है वो गायब हो गई है। वो अपने हिसाब से ना बात कर पाएँगे, ना बिहेव कर पाएँगे, क्योंकि एमी ने बता दिया है कि भाई तुम्हें हैरी के सामने ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी घर पे जाएँगे और आपको आप वो बता दे कि नहीं आपको ये नहीं कहना, वो नहीं कहना, तो वहाँ पर क्या मतलब रह गया? आप आज़ाद नहीं हैं। वो फ्री नहीं है अपने आप अपनी मर्ज़ी से बात करने के लिए, उनको बात एमी के हिसाब से करनी पड़ेगी। एमी जो कि बहुत ज़्यादा तानाशाह टाइप की है। 7 बजे हैरी आता है, जैसे ही आता है वो अचानक से गेट पर रुक जाता है और विंडो की तरफ घूर करके देखने लगता है। उसको क्या दिखाई देता है? फ्यूरीज़, वही स्पिरिट्स जो कि वेंजेन्स की स्पिरिट्स हैं, प्रतिशोध की स्पिरिट्स हैं, उनको देखने लगता है, जो कि लगातार उसको कई दिनों से उसका पीछा कर रही है। उस दिन से या पहले से ही पीछा कर रही हैं, और उसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में या एक इमोशनल वॉइड में उसने अपनी बीवी को धक्का दे देता है वो, और उसको मार देता है। वो दूसरों से पूछता है, अपने मौसा और चाचा, मतलब ये मौसी जो है आइवी वायलेट और क्या नाम उसका, अगाथा, और दूसरी तरफ जो उसके चाचा हैं चार्ल्स और जेराल्ड, उन सबसे पूछता है कि क्या आपको ये फ्यूरीज दिखाई दे रही हैं? तो वो सारे लोग मना कर देते हैं, वो उसका स्वागत करते हैं, अरे स्वागत है बेटा, आओ, 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 लेकिन वो उनके स्वागत के प्रति इंडिफरेंट है। उनका बिहेवियर वो बहुत ज़्यादा, उन लोगों को लगता है कि क्या ये कर रहे हैं, वो सब सरप्राइज़ हो जाते हैं उसके बिहेवियर को देख कर के। दे आर ऑल पज़ल्ड, सबको आश्चर्य होता है कि उनको हुआ क्या है? एमी सब तभी उसको एडवाइस करती है कि बेटा आराम करो, तुम दूर से चल के आए हो, तो रेस्ट करो क्योंकि थक गए होगे। और तुरंत ही वो उसको बता देती है, क्योंकि हैरी जो है वो बहुत दुखी रहा है अपनी शादी के बाद से, और पहले से ही वो बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन नहीं हुआ है। तो वो एमी उसको खुश रखना चाहती है, तो जैसे ही आता है वो उसको बोल देती है, बेटा चिंता नहीं करो, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, तुम 8 साल पहले जैसा छोड़ के गए थे, सब कुछ वैसा ही है, नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड, कुछ भी नहीं बदला है, चिंता नहीं करो, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे गए थे यहाँ से। तो जैसे उसके अंकल आंटी को समझ में आता है कि एमी हिंट दे रही है, तो वो सब भी बात करने लगते हैं हैरी का ध्यान भटकाने के लिए उसके कॉन्सेंस से। लोगों को लगता है कि ये बहुत गिल्ट में जी रहा है, तो उसका ध्यान भटकेगा। हैरी बहुत ज़्यादा थका हुआ है और थोड़ा कन्फ्यूज़्ड भी है, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो सबसे पूछता है कि आप लोग इस बात पर क्यों ज़ोर दे रहे हो बार-बार कि कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? मेरी शादी हो गई थी, शादी ऐसी हुई थी, मैं कैप्टिवेट था और अंततः मैंने अपनी बीवी को मार दिया, तो एक तरह से मैं क्रिमिनल बन गया हूँ। नाउ आई एम लिविंग विद गिल्टी कॉन्शियंस, और आप लोग इस बात पे बार-बार ज़ोर दे रहे हो, इस बात पे ज़ोर क्यों दे रहे हो कि नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड, नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड, सब कुछ बदल गया मेरी ज़िंदगी में। इसके अलावा वो उनसे ये भी पूछता है कि क्या आप लोगों ने मिलकर के कोई षड्यंत्र रचा हुआ है कि तुम लोग मुझे बदल के ही छोड़ोगे? जैसा मैं हूँ, वैसा मुझे बदल के छोड़ोगे? क्या तुमने ऐसा सोचा है? और यदि तुम लोग ऐसा सोच रहे हो ये सब करने का, मुझे बदलने का, तो कोशिश करो कि जब मैं ना रहूँ तब बदलना। मतलब जो भी मेरे बारे में बात करनी है, मेरी पीठ पीछे करना, वही अच्छा है। सिर्फ़ हैरी को उन सब कैरेक्टर्स में एक ही पर्सन अच्छा दिखता है, वो कौन है? अगाथा। अगाथा को ही वो अच्छा समझता है, जो उसके प्रति सिम्पैथेटिक है और उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली समझती है। वह इसके अलावा, अब वो लोग बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैं क्या बोलूँ इन लोगों को? क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, जो मेरी कंडीशन कभी समझेंगे नहीं कि मैं किस गिल्टी कॉन्शियंस और अपने पास्ट का जो बर्डन है उसके मन पे, उस पास्ट के बर्डन के साथ जी रहा है। इन लोगों से कहना बेकार है, क्योंकि ये लोग कभी ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ सो जाते हैं और जिन्होंने कभी कोई बुरा सपना देखा ही नहीं हो। भाई जो नींद से बुरा सपना देख कर के उठ गया हो, वही समझेगा ना नींद की कीमत कि अरे नींद टूट गई। लेकिन जो लोग सो रहे हैं सिर्फ़ साउंड स्लीप, तो उनको क्या पता आएगा कि क्या बुरा सपना क्या होता है और क्या मुसीबतें हैं, इनसे कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो लोग बहुत ज़ोर देते हैं कि क्या हुआ बताओ भाई क्या हुआ है? तो जैसे ही वो लोग बहुत ज़ोर देते हैं, तब वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि उसके साथ क्या-क्या हुआ है इन सब सालों में। वो अपनी ज़िंदगी एक पुराने घर से कंपेयर करता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सड़ान जैसी बदबू आती रहती है, जो बंद पड़ा है, जहाँ कोई नहीं रह रहा है। सौरो बिफोर मॉर्निंग, और एक ऐसा दुःख जो कि सुबह होने से पहले ही मन मस्तिष्क पे छा जाए। अब सुबह जब हम उठते हैं तो उम्मीद करते हैं हम अच्छे से रहें, हमारा दिन अच्छा गुज़रे, और सुबह-सुबह ही हमारा मूड ख़राब हो जाएगा। दुःख, अगर हमें कोई टेंशन हो, हम स्ट्रेस फ़ील कर रहे हों, तो सुबह ही जब ऐसा हो जाए तो पूरा दिन ही ख़राब हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह का दुःख
जो पूरा दिन खराब कर दे, पूरी ज़िंदगी खराब कर दे, वो ऐसा है, उस दुःख में जी रहा है। वो आगे ये भी कहता है उसकी जो भावनाएँ हैं, महसूस करने की जो क्षमता है, वो नम हो चुकी है एकदम से, उसमें कोई भी एहसास नहीं बचा है और वो बस कई बार फ़ील तो करता है लेकिन देयर इज़ नो मतलब फ़ीलिंग उसकी जो है, वो महसूस तो कर रहा है चीज़ों को, सफ़र तो कर रहा है लेकिन विदाउट फ़ीलिंग, देयर इज़ नो फ़ीलिंग इन्वॉल्व्ड। कुछ हद तक इस हद तक वो कह देता है कि कई बार तो उसको अपने मूवमेंट दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मैं कोई दूसरा दोहरा कैरेक्टर हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे मूवमेंट्स या मेरी परछाई मेरे सामने चल रही है। इस तरह से वो एक पास्ट को अपने मन में रखे हुए जी रहा है, एक गिल्टी कॉन्शियंस के साथ जी रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा पास्ट मर चुका है, लेकिन मेरे लिए पास्ट लगातार जीवित है और लगातार मेरे मन को हॉन्ट जैसे एक आत्मा किसी के भूत किसी के पीछे पड़ जाता है, तो ठीक वैसे ही मेरा पास्ट मुझे लगातार हॉन्ट करता रहता है। तुम्हारे लिए पास्ट अलग है, मेरे लिए पास्ट की मीनिंग अलग है। और उसकी जो इमोशनल स्टेट है वो अनस्पीकेबल, अनट्रांसलेटेबल है। ना मैं किसी को बता पाऊँगा और ना मैं उसको समझा पाऊँगा कि क्या दिक्कत है मेरे साथ। वो कहता है कि ऐसा लग रहा था कि मैं आग के पहिए के ऊपर बैठा हुआ एकदम इमोशनल वॉइड में बैठा हुआ हूँ और मुझे कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है और उसी मोमेंट में अचानक से ऐसा होता है कि मैंने अपनी पत्नी को समुद्र में अटलांटिक ओशन में धक्का दे दिया। ये कहीं टूर कर रहा था समुद्र में जहाज पर और उसने उसी मोमेंट में उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में अपनी पत्नी को समुद्र में धक्का दे दिया। और इस तरह से ही इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ हिज वाइफ। अपनी पत्नी के ही मर्डर का वो गिल्टी है और उसकी पत्नी तुरंत समुद्र में डूब गई जैसे उसने धक्का दिया। उसको फिर भी यकीन नहीं हुआ। जब वो लौटा है केबिन में उस जहाज के, तो वो उम्मीद कर रहा था कि उसको वहाँ मिल जाएगी क्योंकि ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। कहीं न कहीं वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है हैरी। और पहले अपने आप को ही भरोसा नहीं दिला पाया कि यस, ही हैड मर्डर्ड हर कि उसने उसका कत्ल कर दिया, उसे पता ही नहीं चला था। ही डिड इट उसने ऐसा इस तरह से किया है जैसे कि एक सपना देखा हो, सपने में ही उसने सारा काम कर दिया हो। एमी कोशिश करती है कि उसके ऊपर जो जादू जैसा छाया हुआ है, जो मेंटल इम्बैलेंस उसके मन पे है, उसको वो खत्म करने की कोशिश करती है, तो बीच में चिल्लाने लगती है एमी। ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, "बेटा, बेटा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो?" जिससे कि वो चाहती है कि इसके बारे में ये बात ही ना करे, उस मर्डर, अपनी पत्नी, पास्ट के बारे में बात ना करे और उसने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है एमी ने अपने बेटे हैरी की खुशियों का कि जैसे ही वो आएगा मैं उससे मैरी से उसकी शादी करा दूँगी, शादी होते ही वो यहाँ सेटल हो जाएगा विशवुड में और वो सब कुछ भूल जाएगा एंड ही विल बी अ हैप्पी सन लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उसके अंकल-आंटी भी ट्राई करते हैं कि हैरी अपनी पत्नी पास्ट के बारे में बात ना करे, वो भी कुछ ना कुछ उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हैरी के लिए जो गिल्ट का सेंस है वो इतना ज़्यादा गहरा है कि वो उससे निकल नहीं पा रहा है। दूसरों के लिए इट इज़ जस्ट अ गिल्टी कॉन्शियंस बाकी लोग हैं सिर्फ़ इसको गिल्टी कॉन्शियंस समझ रहे हैं, लेकिन वो उस कॉन्शियंस की गहराई को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इसका गिल्ट कितना बड़ा है। अगाथा सिर्फ़ इस बात को समझती है कि हैरी किस सिचुएशन से गुज़र रहा है और वो उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है और उसको और बोलती है, मोटिवेट करती है कि हाँ, बोलो, बोलो, तुम्हारे मन में जो भी बोझ, दुखों का छाया है तुम्हारे मन पर, उसको तुम निकालो, एक्सप्रेस करो, जिससे कि तुम अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर सको। अगाथा उस चीज़ को एक्सप्रेस करती है और थोड़ा बताती है कि हाँ, कोशिश करो बच्चे, बोलो, बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? अब हैरी जब नहाने चला जाता है तो सारे मेंबर्स डिस्कस करने लगते हैं कि हैरी जो कि पागल हो गया है, क्या किया जाए इसको कैसे ठीक किया जाए? तो कुछ कह रहे हैं कि वो इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है क्योंकि अजनबियों के बीच में इतने साल रहा है, 8 साल से उसने घर-परिवार नहीं देखा, अपनी माँ नहीं देखी, दोस्त नहीं देखे, रिलेटिव्स नहीं देखे, तो वो कहीं न कहीं इमोशनली ड्रेन हो चुका है, इसलिए उसका बिहेवियर इस तरह से हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि अब हैरी बहुत ज़्यादा डेस्परेटली विश करता था उसकी बीवी मर जाए जिससे कि वो आज़ादी महसूस कर सके अपने आप को उस गुलामी से बाहर निकाले। ऐसा वो चाह रहा था जब उसने ऐसा कर दिया है, तो लगातार वो सोचता रहता है कि हाँ, उसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया ही हैज़ मर्डर्ड हिज़ वाइफ। अभी भी उसके मन में ये बात बैठी हुई है। तो कुछ सजेस्ट करते हैं कि नहीं-नहीं हमें डॉक्टर वारबर्टन को बुलाना चाहिए जो कि एक डॉक्टर हैं और वो आकर के देखेंगे कि आखिर हैरी की प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ़ डॉक्टर वारबर्टन ही पता करेंगे तो एमी चली जाती है डॉक्टर वारबर्टन को कॉल करने। क्योंकि एमी कहती है कि जब डॉक्टर को बुलाएँगे तो हैरी बात नहीं करेगा।
तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी है तो फैमिली डॉक्टर हैं तो बस उनको डॉक्टर के तौर पे मत बुलाओ, उनको गेस्ट के तौर पे बुलाओ, जिससे हैरी को शक नहीं होगा और डॉक्टर भी आ जाएगा। एमी को आइडिया समझ में आता है और वो चली जाती है बुलाने। तभी उसके जो चार्ल्स अंकल हैं वो डिसाइड करते हैं हैरी के नौकर डाउनिंग से ये बात पूछने का कि आखिर हैरी की बीवी की डेथ कैसे हुई, क्योंकि डाउनिंग भी हैरी के साथ में ही था। तो जब वो आता है तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता कि ये मर्डर था कि एक्सीडेंट था, मुझे लगता है एक्सीडेंट ही ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से वो जिस तरह की महिला थी, तो सुसाइड तो कर ही नहीं सकती थी, वो बहुत नर्वस और बहुत डरपोक महिला थी, तो अपने आप को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए जो उसके अंदर नहीं थी। बहुत नर्वस हुआ करती थी। हाँ, ड्रिंक बहुत करती थी और थोड़ी-सी ड्रिंक ही उस पर बहुत बुरा असर डाल देती थी, क्योंकि ड्रिंक उसको सूट नहीं करती थी। और ड्रिंक करने के बाद ही हो सकता है कि वो एक्सीडेंटली गिर गई जहाज पर, जहाज से पानी में और समुद्र में, और उसकी मौत हो गई। हो सकता है इट मे बी एक्सीडेंट। थोड़ी-सी दारू उसके लिए काफ़ी थी। और अब वो लोग सोचने लगते हैं कि अरे, लगता है हम लोगों ने सब वी आर ऑल कॉन्स्पिरेटर्स। हम उसकी मौत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सारे के सारे वी आर ऑल गिल्टी कॉन्स्पिरेटर्स, ये उसके मौसी, चाचा सब लोग यही सोचने लगते हैं। The scene starts with the conversation between Agatha and Mary. Mary is frustrated with her life क्योंकि एमी ने उसको यहाँ रखा हुआ है कितने साल से, 8 साल से, कि 8 साल से वो वेट कर रही है हैरी के आने का। और एमी को उम्मीद है, हैरी की शादी हो रखी है, फिर भी एमी को उम्मीद है कि कोई ना कोई वो प्लान ऐसा जरूर करेगी कि हैरी और मैरी की शादी करा सके। अगाथा मैरी को एडवाइस किया था उसने 7 साल पहले कि तुम पढ़ाई लिखाई करके अपना करियर बनाओ, वो भी लिटरेरी फील्ड में, जिसको उसने मना कर दिया था। और अब उस बात से उसको नफरत, मतलब रिग्रेट कर रही है कि क्यों नहीं उसने उसकी अगाथा की बात क्यों नहीं मान ली थी। अगर मान ली होती तो आज उसका करियर सेटल होता। हैरी आ जाता है। हैरी आता है, मैरी और हैरी की दोनों की बात होने लगती है। पहले तो दूसरे एक दूसरे को देख के दोनों एम्बेरस फील करते हैं, क्योंकि हैरी और मैरी बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हैरी ने मैरी से शादी ना करके किसी और से शादी कर ली थी। अब दोनों बात करते हैं तो इस बातचीत में पता चल जाता है कि दोनों प्लेमेट्स थे और बहुत साथ साथ खेला करते थे, लेकिन जो हैरी की माँ है एमी, ये बहुत ही विचित्र महिला है। और ये अपने बेटे पर इतना कंट्रोल रखती थी कि हैरी और मैरी दोनों साथ खेलते तो थे, लेकिन अपने खेल को एंजॉय नहीं कर पाते थे। एमी पूरी तरह से उस पर कंट्रोल रखती थी, नहीं यहाँ खेलो, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। तो बचपन पर भी बहुत ज़्यादा इसने कंट्रोल रखा हुआ है। और ये मेंटल टॉर्चर कहीं न कहीं करती रही है अपने बेटे का, जिससे कि वो आज भी अपने आप को सप्रेस्ड फील कर रहा है। मैरी कहती है कि तुम आए हो तो इस बात का यकीन है कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ उम्मीद है ज़िंदगी जीने की। लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें खो चुकी हूँ। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। जब ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से फिर से उसको हैरी को फ्यूरीज दिखाई देती हैं, स्पिरिट्स दिखाई देती हैं विंडो के किनारे। और वो पूछता है, वो बहुत खुली आँखों से फ्यूरीज को देखता है, फ्यूरीज भी उसको वापस खुली आँखों से देखती है। और वो पूछता है मैरी से, क्या आप तुम्हें दिखाई दे रही हैं कि जो आत्माएँ हैं विंडो पे बैठी हुई मुझको घूर रही हैं, वो मुझे याद दिला रही हैं कि यस आई एम गिल्टी। तो वो मना कर देती है। हैरी को गुस्सा आ जाता है, उससे कहता है मैरी से कि तुम बहुत इनसेंसिटिव हो। तुरंत वो अपने पागलपन में दौड़ता है उस पर्दे के पास, उन विंडोज़ में जो पर्दे पड़े हैं उनके पास, उनको फाड़ने के लिए, जिससे कि स्पिरिट्स को ना दिखें। वो बहुत दुखी है, स्पिरिट्स उसका पीछा कर रही हैं। मेंबर्स हैं जो फैमिली के, वो सब तैयार हैं ड्रेस पहनने के बाद डिनर के लिए, क्योंकि पार्टी चल रही है। वायलेट एमी को इन्फॉर्म करती है कि अर्थर और जॉन जो हैं अभी भी नहीं आए हैं। एमी डॉक्टर वर्बर्टन जो कि आ चुके हैं उनसे हैरी का परिचय कराती है, और वो आ चुके हैं हैरी की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने, लेकिन आए हैं एज अ गेस्ट। तभी ये सीन एंड हो जाता है, जिसमें जो कोरस है उसकी चाचा और मौसियों का, वो बताते हैं कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। और जो पास्ट है इट विल बी रीएनेक्टेड, फिर से आपको पूरा पास्ट पता चलेगा कि पहले क्या हुआ है, जिसकी वजह से हैरी अपने आप को इस तरह से गिल्टी कॉन्शियंस के साथ जी रहा है, अपने आप को बोझ में साबित करता है, लगता दबा हुआ है अपने पास्ट के बोझ से। ये चीजें फिर से साबित होंगी और सारी जो गांठ है वो खोली जाएंगी, सारे रहस्य जो है बेपर्दा किए जाएंगे आगे आने वाले सीन्स में।
अब इस सीन में हैरी और वारबर्टन बात कर रहे होते हैं। वारबर्टन हैरी के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको बताता है कि तुम्हारी माँ बेटा देखो बहुत बीमार है, और कोशिश करो कि कोई ऐसा काम नहीं करो कि तुम्हारी माँ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो और वो उस शॉक में मर जाए, ऐसा मत करना। लेकिन हैरी अपनी माँ के हेल्थ की बात नहीं करता, वो पूछने लगता है कि मेरे पिताजी कैसे थे, मेरे पिताजी के बारे में बताओ, और मेरा जो चाइल्डहुड था वो इतना अनहैप्पी क्यों था, इसके बारे में बताओ। तो वो कहते हैं कि वो ये भी बताता है डॉक्टर को उसके मम्मी-पापा एक साथ खुश नहीं थे, दे वर नॉट हैप्पी टुगेदर, और बहुत ही जब मैं छोटा था तभी दोनों अलग हो गए, उनके बीच डिवोर्स हो गया और उसके पापा विदेश चले गए और वहीं मर गए। तो कहीं न कहीं अपने पिता को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और ऐसा क्यों हुआ है, ये बताओ मुझे। तो उसकी जब उसके पिता की डेथ हुई तो उसकी आंटीज़ जो हैं, ये आइवी, वायलेट, अगाथा, ये सब बहुत खुश हुई थीं उसके अपने पिता की मौत पे। तो उसको बहुत दुःख हुआ था कि मेरी मौसी इतनी खुश हो रही हैं, पता नहीं ऐसी क्या वजह है। तो डॉक्टर बताता है कि नहीं-नहीं, तुम्हारे माँ और पिताजी के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, और ऐसी कोई शर्म वाली बात नहीं है जो उनके संबंधित हो। दे वर ऑल डिग्निफाइड रिस्पेक्टेड पीपल। दोनों अच्छे थे, और माँ तो अभी भी हैं, पिताजी की डेथ हो चुकी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो ना बताने लायक हो। डॉक्टर हैरी का मन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि वो उससे थोड़ा मन बदल जाए, किसी और चीज़ पे बात कर ले, और वो उसकी माँ के करेज की बात करता है, उसकी विल पावर की बात करता है कि इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी अपनी उस विल पावर, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से वो जीवित हैं, वरना इतनी उम्र में कोई जीवित नहीं रहता, वो भी 8 साल से लगातार अपने आप को एक एकांत में रखना, बिना किसी सहारे के जीवित हैं, तो डेफिनिटली यू शुड बी इंस्पायर्ड बाय हर करेज एंड पर्सनैलिटी। और वो सिर्फ़ हैरी पर ही भरोसा करती हैं, क्योंकि आर्थर और जॉन दोनों ही अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं। तो हैरी पर ही भरोसा है, हैरी की एबिलिटीज़ पर, और उन दोनों ने डिसअपॉइंट किया है, तो तुम ही उसकी एमी की एकमात्र उम्मीद हो। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि उसको बुरा लगे, और एमी की उम्मीद है कि तुम उसकी बात मानोगे, और विशवुड के असली मास्टर बनने के बाद यहीं सेटलमेंट तुम्हारा हो जाएगा, यहीं रहने लगोगे, मैरी से तुम्हारी शादी हो जाएगी, यही सब अच्छा रहेगा, और कोई भी सडन एक्साइटमेंट नहीं देना, अदरवाइज़ शी कुड डाई, मर भी सकती है वो। हैरी इस बात को सुनता है, लेकिन फिर से अपने पापा के बारे में पूछने लगता है कि नहीं-नहीं, मुझे मेरे आप पापा के बारे में बताओ, और वो आपके जैसे दिखते थे। डॉक्टर से कहने लगता है कि मेरे पिताजी आपकी तरह बहुत ज़्यादा आप जैसे मिलते थे। जॉन तभी खबर मिलती है कि जॉन का एक्सीडेंट हो गया है। जॉन और आर्थर दोनों आ रहे होते हैं पार्टी में शामिल होने, तो जॉन का एक्सीडेंट हो गया है। एमी खुद जाना चाहती है कि मैं जाकर देखूँगी आखिर कहाँ वो एक इन है जिसका नाम है आर्म्स, ARMS। वहाँ पर वो बेहोश पड़ा है, और तो एक और आता है व्यक्ति जो डॉक्टर वारबर्टन को बुलाता है कि चलो उसका इलाज करने, लेकिन सब लोग मना करते हैं एमी को कि नहीं, तुम नहीं जाओगी क्योंकि तुम बहुत बूढ़ी हो और तुम्हारा हेल्थ अच्छा नहीं है, तो इतनी दूर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम यहीं रुको। हैरी को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अपने भाई की एक्सीडेंट से, तो सबको बहुत बुरा लगता है कि हैरी अपने भाई के एक्सीडेंट के प्रति इतना ज़्यादा इंडिफरेंट बिहेवियर क्यों दिखा रहा है, बहुत सबको बुरा लगता है। इसके अलावा ना केवल एक्सीडेंट, आस-पास की तमाम सराउंडिंग्स, उसकी जो मौसी आई हुई हैं, चाचा आए हुए हैं, तमाम लोगों की ज़िंदगी से किसी से उसे कोई मतलब ही नहीं है। ही इज़ कंप्लीटली इंडिफरेंट टुवर्ड्स हिज़ सराउंडिंग। अगाथा एडवाइस करती है हर किसी को कि हैरी को थोड़ा टाइम अपने आप स्पेंड करने दो अपनी माँ के साथ, जिससे उन दोनों का जो रिश्ता इतने साल से खराब चल रहा था वो सुधर जाए, वो और थोड़ा सा समझ सके कि क्या बदलाव हुआ है जिंदगी में उसके जाने के बाद। अगाथा हैरी को ये भी एडवाइस करती है कि तुम जो गिल्टी कॉन्सेंस है, या जो तुम्हारा पास्ट है जिसको तुम बोझ की तरह अपने मन पर लेकर के घूम रहे हो, उससे भागो नहीं, बल्कि उसको और सफ़र करो, उसको और समझो, क्योंकि सफ़र करने से ही हम उसके जो भी परेशानी जब हम उठाएँगे, तभी हम उस परेशानी को अच्छे से समझ पाएँगे कि परेशानी कितनी बड़ी है। बात सही है, एकदम सही बात है। अगर हम कोई परेशानी उठाएँगे ही नहीं, तो हमें क्या पता चलेगा कि किस परेशानी में कैसे हम महसूस करते हैं। तो किसी परेशानी को समझने का द बेस्ट वे इज़ टू गो थ्रू इट। जब आप जाएँगे उस रास्ते पर, तभी आपको पता चलेगा ना कि स्मूथ है कि ऊबड़-खाबड़ है। तो ये बात अगाथा उसको बताती है। वो ये भी कहता है हैरी कि मैं बाहर से आपको हेल्दी दिख रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से ऐसा लग रहा है कि एकदम सड़ गया हूँ, या मेरे अंदर ना कोई एंथुसियाज़्म बचा है, ना कोई उम्मीद है,
ना कुछ है, वो अपने आप को बहुत टॉर्मेंटेड फ़ील कर रहा है। यहीं पर ये सीन का अंत हो जाता है कि आर्थर भी एक खबर मिलती है कि आर्थर भी कहीं किसी मुसीबत में पड़ गया, ये किसी को टक्कर मार देता है और ये 12 साल के लिए 1 साल सी 12 महीने के लिए सॉरी, सीधे 1 साल के लिए इसको ड्राइविंग से बैन लगा दिया जाता है। ये भी कुछ उल्टा-सीधा ड्राइविंग कर रहा होता है आर्थर। मतलब दोनों ही नालायक हैं आर्थर और जॉन, जो कि अपनी माँ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हैरी से ही उम्मीद थी और हैरी अब पागल हो गया है। अगाथा हैरी को बताती है कि तुम अपना जो तुम्हारी पहचान है उसको पहचानो और जो पास्ट में जो गलतियां हो गई हैं उनको सुधार के अपना फ्यूचर अच्छा करो। अगाथा एक स्पिरिचुअल गाइड का काम करती है हैरी के लिए। यह अपने स्पिरिचुअल प्रेडिकेमेंट के बारे में बताता है अगाथा को कि आखिर क्या उसका मकसद है या कैसे क्या उसको महसूस हो रहा है। वो कहता है कि जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी 8 साल पहले, तो उसको एक सेंस ऑफ सेपरेशन किया गई कि मैं अपनी माँ को पसंद नहीं कर रहा है ये बिल्कुल भी। और आइसोलेशन मतलब कि अकेला रहना पसंद है और यही उसके पास लग रहा था कि यही सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में है। उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, ना उसे अपनी माँ पसंद आ रही है, ना उसको अपनी बीवी पसंद आ रही थी जिसको उसने मार ही दिया है। तो कुल मिला के स्पिरिचुअलिटी तो है, लेकिन इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी जिसमें अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा एक अलग ही एक नंबनेस उसकी फीलिंग्स पे आ गई है। वो फीलिंग करना उसने छोड़ दिया है, चीज़ों को महसूस करना छोड़ दिया है और उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को कहीं भी सेटल नहीं कर पा रहा है। ना तो ज़िंदगी सही से जी पा रहा है, ना फ्रेंड सर्किल में, ना वर्क में, कहीं भी अपने आप को सेटल कर ही नहीं पा रहा है। और उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से सोचा था कि जब वो विस्फुट जाएगा अपनी माँ के पास, तो चीज़ें एकदम से सुधर जाएँगी, सब चीज़ें एकदम ऑर्डर में हो जाएँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आत्माएँ उसका पीछा कर रही हैं, फ्यूरीज़ ऑफ वेंजेंस, वो उसको सब कुछ सेटल होने से मना कर रही हैं कि बेटा तुमने जो क्राइम किया है, जो तुम गिल्टी अपने आप को फ़ील कर रहे हो, उसको फ़ील करते रहो क्योंकि यू आर अ क्रिमिनल, यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। और ये वो अभी तक समझ नहीं पा रहा है कि फ्यूरीज़ उसके पीछे-पीछे क्यों चल रही हैं। क्योंकि ये सिंबल है काहे कि स्पिरिट्स ऑफ वेंजेंस बदला लेने के लिए, टॉर्मेंट करने के लिए क्योंकि मैं गिल्टी हूँ। लेकिन क्या है मुझे नहीं पता। दे आर हॉन्टिंग मी। तो दीज़ फ्यूरीज़ इंडिकेट ये फ्यूरीज़ ये भी बताती हैं ये जो दयनीयता है तुम्हारी wretchedness जो दयनीयता अपने आप को दयनीय महसूस कर रहे हो, ये कहीं न कहीं तुम्हारे बचपन के समय ही तुम्हारे खून में बो दी गई थी। तुम्हारे खून में ये शामिल हो गई है दयनीयता तुम्हारे बचपन में ही। तो बचपन में ही कुछ ऐसी वजह बात हुई होगी कि तुम अपने आप को दयनीय महसूस कर रहे हो। तुम अपने आप को ऐसा मान के चलो कि मैं अभिशापित हूँ और फ्यूरीज़ इस बात को बताती हैं। और वो शाप कब लगा था? जब मैं बचपन में ही था। तो इसको नहीं पता। अगाथा इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि आखिर हैरी क्या जानना चाहता है क्योंकि अगाथा कहीं न कहीं शामिल है उसके बचपन की बात से। सिर्फ़ वही एक्सप्लेन कर सकती है कि आखिर तुम अपने आप को महसूस क्यों कर रहे हो ऐसा? इस बात को अगाथा अच्छे से जानती है। अगाथा इस ऐसे सवालों से थोड़ा दुखी हो जाती है। वो बताने लगती है कि वैसे तो वो प्रिंसिपल है, वो भी विमेन्स कॉलेज की। लेकिन ऐसे सवालों से परेशान होने के बाद वो बताने लगती है, चलो मैं बताती हूँ आखिर तुम्हारी इस दयनीयता की वजह क्या है? तुम्हारा जो पास्ट है इतना ज़्यादा बोझिल, उसकी वजह क्या है? वो बताने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे पिता एक विचित्र टाइप के व्यक्ति थे, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से मनाते थे, अपने ड्यूटीज़ के प्रति अवेयर थे और अपनी बीवी की बात माना करते थे या तुम्हारी जो माँ है एमी, उनकी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा माना करते थे। लेकिन तुम्हारी माँ को उनसे प्यार नहीं था। वो जब यहाँ पे आईं, तो 3 साल तक इस विश्व में अपने आप को वो एडजस्ट ही नहीं कर पाईं और उनको प्यार अपने पति में कहीं दिखा ही नहीं। उनके पति इनको प्यार करते थे, लेकिन ये अपने पति से प्यार नहीं करती थी और कई साल तक उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ और उन 3 सालों में अपने आप को और अकेला महसूस करती थी। उनको लगता था उनके पति का कहीं और अफ़ेयर चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। तो ये क्या करती हैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एमी किसको बुलाती हैं अपनी सबसे छोटी बहन अगाथा को। इनवाइट करती हैं कि मेरे यहाँ आके रह लो बहन, जिससे कि मेरी जो लोनलीनेस है, एकांत है वो थोड़ा कम हो जाए। अगाथा जब आती है यहाँ रहने लगती है तो क्या होता है? शी फॉल्स इन लव विद हैरीज़ फादर, है ना? अपने जो बहन है उनके हस्बैंड से ही प्यार कर बैठती हैं और जब प्यार हो जाता है तो उनके हस्बैंड एमी के या इनके जीजा कह सकते हैं, तो सोचने लगते हैं कि आखिर अब एमी को
रास्ते से हटाया कैसे जाए। वो कई सारे रास्ते खोजते हैं उसको मारने के, कि किस तरह से उसको मारा जाए, क्योंकि वो भी अब ऊब गए हैं, इससे अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं। उसके पिता ने बहुत कोशिश की, कई रास्ते अपनाए इसकी माँ को मारने के, एमी को मारने के, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि एक तरफ हैरी 3 महीने बाद ही पैदा होने वाला था, या ये 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी एमी। इसकी वजह से अगाथा ने ये नहीं चाहती थी कि एमी के साथ-साथ उसकी कोख में पल रहा बच्चा या हैरी जो 3 महीने का था ये भी मर जाए, तो वो नहीं चाहती थी। इसलिए उसने नहीं होने दिया, या एमी के अगर जीवित हैं तो किसकी वजह से? अगाथा की वजह से। वो नहीं चाहती थी कि वो मारी जाए और ऐसा हो। अगाथा इस ये कंक्लूज़न निकालती है कि तुम जो गिल्ट फ़ील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, जो पाप तुम लग रहा है कि तुमने किया है, ये पाप तुम्हारे पिता ने किया था। है ना? ये पाप किसके द्वारा किया गया था? तुम्हारे पिता के द्वारा। इसीलिए तुम्हारा जो पास्ट है, वो तुम अपने आप को बोझ समझ रहे हो उस पास्ट को अपने मन पे, और वो सिन किया हुआ था किसका? तुम्हारे पिताजी के द्वारा, और यही एकमात्र यू आर कर्स्ड, तुम्हें अभिशाप लगा हुआ है। और तुम्हें जो सफ़र करना पड़ रहा है तमाम परेशानियों को, किस वजह से? फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली। और यही एक रास्ता है कि जब तुम ज़्यादा सफ़र करोगे तभी तुम्हें इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल पाएगी। साल्वेशन मतलब मोक्ष या मुक्ति तभी मिल पाएगी, तुम जब ही प्रायश्चित कर पाओगे, एक्सपिएशन, जब तुम सफ़र करोगे। और हिज wretchedness हैज़ इट्स ओरिजिन इन द सिन कमिटेड बाय हिज फादर। जो तुम्हारी दयनीयता है, तुम्हारे पिता के द्वारा किए गए पाप में शामिल है। ये सब सीक्रेट सुनने के बाद हैरी अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलाइज्ड फील करने लगता है। उसको लगता है कि हाँ, उसके मन से थोड़ा-सा बोझ हट गया है और वो पब्लिक लाइफ़ जी सकता है। अगाथा उसको बताती है कि तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है और तुम्हें जाना चाहिए ऑन स्पिरिचुअल कोस्ट क्वेस्ट, और तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी माँ तुम्हें कैप्टिव बना के रखेगी। यू आर नॉट सेफ हियर। फ्यूरीज फिर से दिखती हैं उसको विंडो पर, लेकिन इस बार अलग ढंग से, क्योंकि अब उसके मन का बोझ हल्का हो गया है और हैरी अब उनसे बात करने के लिए तैयार है और उनके साथ जाने के लिए तैयार है। मतलब नाउ ही इज रेडी टू गो ऑन द स्पिरिचुअल क्वेस्ट, एंड ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ टू अटोन फॉर द सिन कमिटेड बाय हिज फादर। अगाथा हैरी को यह भी बताती है कि तुम्हारी जर्नी बहुत लंबी है और तुम यहाँ पर विस्वुड में तुम्हें कुछ भी काम नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। एमी इस बात को सुन लेती है कि अगाथा उसको अपने बेटे को भगा रही है यहाँ से, तो वो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अगाथा से गुस्सा होकर कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो उसको कि हैरी चला जाए, हैरी चला जाए, क्यों चला जाए यहाँ से? तो हैरी ये भी कहता है कि ये उसका खुद का फैसला है, अगर वो जा भी रहा है यहाँ से स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे, तो अपने फैसले से जा रहा है और अगाथा का इसमें कोई हाथ नहीं है। और एमी अगाथा से पूछती है कि ऐसा कौन सा रहस्य तुमने उसको बता दिया है, और ये डिसीजन जो उसने ले लिया है, ऐसा कौन सा रहस्य बता दिया है? तो हैरी कहता है कि एमी ने उसे कुछ नहीं बताया है, बस मैंने ही उसको सब कुछ बता दिया है कि कैसा क्या होने वाला है। और ये भी कहता है कि अगाथा ने उसको वो रहस्य बता दिया है जिस रहस्य से वो अभी तक अननोन था, और अब उस अपने अपना मन हल्का कर रहा है और अब वो रेडी है टू सैक्रिफाइस टू गो ऑन स्पिरिचुअल क्वेस्ट। अभी तक वो भ्रम में और पागलपन में था, आज उसका पागलपन दूर हो गया है। और हो सकता है कि मैं बाकियों को अभी भी पागल लगूं, क्योंकि एक समझदार इंसान भी कई बार दूसरों को पागल लगने लगता है, तो हो सकता है, लेकिन ये मेरा फैसला है और मैं यहाँ से विस्फोट से जा रहा हूँ। मैं यहाँ सेटल होना नहीं चाहता, क्योंकि आई हैव टू एक्सपिएट फॉर द सिंस। मुझे प्रायश्चित करना है उनसे पापों का जो कि पास्ट में हो चुके हैं। आई वुड ट्राई टू करेक्ट द पास्ट फॉर होपफुल फ्यूचर। वो कहता है कि जॉन यहाँ का विश्ववुड का असली मालिक होगा मेरे डिपार्चर के बाद, और जो में मतलब एक डेथ है हैरी के लिए, वो जॉन के लिए जिंदगी का काम करेगी। मतलब जो डेथ किसकी होने वाली है यहाँ पे? डेथ होने वाली है एमी की, हैरी की माँ की डेथ होने वाली है एंड में। तो कह रहा है कि जो मौत होगी वो हैरी के लिए भी समझ लो कि मौत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा लगाव रखता है अपनी माँ से। लेकिन जॉन, जो कि जॉन और अर्थर दोनों ही डिसोबीडियंट हैं, तो जॉन के लिए वो लाइफ का काम करेगी, क्योंकि जॉन अपने आप को अब आजाद महसूस करेगा विश्ववुड में आके। जिस तरह से हैरी पर एमी ने कब्जा कर रखा था, उसकी माँ ने, तो जॉन पर कब्जा करने वाला ऐसा कोई नहीं होगा और वो अपने आप को फ्री महसूस करेगा। उसके लिए इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग। अब
एमी और अगाथा के बीच में झगड़ा होने लगता है क्योंकि एमी को लगता है कि जिस तरह से मैंने हैरी को बुलाया था, सारी तैयारी की थी उसको यहाँ पर खुश करने की, रखने की अपने साथ, लेकिन ऐसा एमी ने अगाथा ने सब पूरा मामला ही बिगाड़ दिया है। वो अपने आप को मूर्ख कह रही है कि मैंने क्यों मूर्खतापूर्ण ढंग से अगाथा को बुलाया है, क्योंकि उसे लगता था कि अगाथा में कुछ चेंज हो गया होगा। 35 साल पहले वो आई थी और उसने 35 साल पहले उसका हस्बैंड छीन लिया था और अब वो उसके पति को सॉरी अब वो उसके बेटे को छीन लिया है। हैरी को किसी तरह से उसने उसको बुलाया था और 30 साल हो गए हैं। अगाथा कहती है एमी को कि ठीक है, तुम ये बात तो कह रही हो, लेकिन ज़रा सोचो मेरे बारे में कि मैं विमेन कॉलेज में रहते हुए भी, प्रिंसिपल रहते हुए भी मैंने वहाँ पर सॉलिट्यूड जैसा महसूस किया है। मैंने भी अपना प्यार खोया क्योंकि इसको एमी के पति से प्यार था। तो कहीं न कहीं ये उसको भी एक्यूज़ कर रही है अगाथा एमी को कि अगर मेरी ज़िंदगी में भी सॉलिट्यूड रहा है, तो उसकी वजह कहीं न कहीं तुम रही हो। एमी अगाथा को बताती है कि तुम बहुत लालची हो, तुमने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया जो तुम्हारे पास नहीं था और तुमने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। मैंने 8 साल तक अपनी ज़िंदगी कैसी जी है, नर्क वाली ज़िंदगी जी है। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया सिवाय इन दीवारों के जो घर में खड़ी हुई हैं, फर्नीचर के, ये ज़मीन के, और तुमने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है जिसको कि नए पौधे की तरह मैं लगा सकूँ, उसको दोबारा हरा-भरा बना सकूँ। तुमने सब कुछ मुझे बर्बाद कर दिया है। और 7 साल में एक डिसकंटेंटेड घोस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसी आत्मा जो असंतुष्ट हो, ऐसी आत्मा की तरह मैंने ज़िंदगी जी हुई है इस घर में अकेले। 7 साल से मैं अपने बेटों से अकेले रह रही हूँ एक असंतुष्ट आत्मा की तरह, और इसकी वजह कौन हो? तुम। शी लेड a life of humiliation, committed herself to the wishes of husband। सब कुछ उसने किया, लेकिन फिर भी उसका पति उसका नहीं हो पाया और अगाथा ने ही ऐसा सब कुछ कर दिया है क्योंकि वो चाहती थी ऐसा करे। और उसने अगाथा को इसलिए नहीं बुलाया था इतने साल तक कि वो नहीं चाहती थी कि लोग बातें करें, उसकी बदनामी और ज़्यादा हो, लेकिन अगाथा ने आते ही फिर से सब कुछ कर दिया है। वो ये भी कहती है कि किसने तुम्हें ये राइट दिया है कि हैरी के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, तुम्हें किसने बताया? क्यों तुम उसको सलाह दे रही हो कि तुम स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे जाओ या कुछ भी करो? ऐसा तुम क्यों कर रही हो? उसको यहाँ से भगा क्यों रही हो? अब तुम उसको बहुत ज़्यादा गलत इन्फ्लुएंस डाल रही हो उसके ऊपर कि उसने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, उसने अपनी खुशियाँ, फैमिली सब छोड़ दी। तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से, अगाथा की वज़ह से। एमी बहुत ज़्यादा गुस्सा है अगाथा पर। वो ये भी कहती है कि वो इतने दिन से प्लानिंग कर रही थी कि हैरी आएगा, यहाँ आके खुश रहेगा, लेकिन तुमने सब कुछ मिटा दिया है। अब लग रहा था मुझे कि आई एम ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल होने ही वाली हूँ, कि तब तुमने आकर के फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया और तुमने मेरे पति अ, और मेरे बेटे दोनों को ही छीन लिया है। वो अपनी बर्बादी का ज़िम्मेदार किसे मान रही है? अगाथा को। और ये भी कहती है तुम्हारे पास कोई ना कोई जादुई स्पेल है, यू हैव मैजिक स्पेल जो कि जनरेशन टू जनरेशन काम करता है। पहले मेरे पति को तुमने शिकार बनाया अपने मैजिक स्पेल का और आज मेरे बेटे को। मेरे बेटे और पति दोनों को ही तुमने जादुई रूप से कुछ ना कुछ करके बर्बाद कर दिया। अब मैरी जो हैरी से थोड़ा बहुत प्यार करती थी पहले, अब भी कर रही है, तो वो भी अगाथा से रिक्वेस्ट करती है कि जो भी है आंटी उसको रोकिए क्योंकि वो जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो अगाथा उससे कहती है कि अगर हैरी यहाँ रहेगा तो वो डेंजर में है क्योंकि यहाँ पर उसका अस्तित्व फिर से खतरे में है क्योंकि एमी उसको फिर से बचपन की तरह जैसे तुम खेलती थी उसके साथ, वो कभी भी अपने अस्तित्व को, अपनी वैल्यू को पहचान नहीं पाया क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टॉर्चर करती थी अपने बेटे का, वैसे ही फिर से करेगी। तो यहाँ पर वो सेफ नहीं है। वो फ्यूरीज के साथ जा रहा है या अपने स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे जा रहा है तो वहाँ वो थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन ही इज सेफ देयर, वहाँ पर वो सुरक्षित है, यहाँ पर उसका अस्तित्व का कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और हर किसी को कहीं न कहीं अपने डायरेक्शन में जाना चाहिए, हर किसी को अपनी स्पिरिचुअलिटी की क्वेस्ट करनी चाहिए लाइफ में, ऐसा वो सलाह देती है। मैरी इन सब बातों से, अगाथा की बातों से इम्प्रेस हो जाती है और अपने लिए भी पूछती है कि आखिर अब तो मेरा भी कोई रास्ता नहीं बचा क्योंकि हैरी आया और फिर से जा रहा है। तो मेरी शादी की उम्मीद जो थी वो भी टूट गई, तो अब मैं क्या करूँ? तो अगाथा उसको भी बताती है कि तुम्हें कैसे नहीं, कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए। और कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, सब फ्री हैं। इस तरह से वो स्पिरिचुअलिटी या फिलॉसफी वाली बातें बताती है तो कहीं न मैरी भी उससे थोड़ा-सा संतुष्ट होके चली जाती है। एमी अब बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ जाती है, उसको लगता है कि उसको सब छोड़ देंगे,
सब उसको छोड़ के जा रहे हैं। उसके बेटे, एक उम्मीद थी उसके बेटे से, वो भी उसको छोड़ के जा रहा है। उसने बहुत कोशिश की है, ट्राइड हार्ड टू कीप इट दिस हाउस गोइंग, लेकिन अंत में पूरा उसको अकेले ही यहाँ रहना पड़ेगा इन दिस डैम्ड हाउस। ये बहुत ज्यादा अभिशापित घर है जहाँ उसको अकेले रहना पड़ेगा। हैरी फिर से आता है, एंटर करता है और एमी को बताता है कि जॉन जो है वो इस विशवुड का मास्टर होगा और उसको अपने रास्ते पे जाना है। अदर रिलेटिव्स कम, बाकी भी रिलेटिव्स आते हैं और एमी टेल्स देम, उनको बताती है कि सिर्फ अगाथा जान रही है कि हैरी जा कहाँ रहा है, बाकी कोई नहीं जाता है। एमी ये भी कहती है कि शी हैड विश्ड फॉर मोर फॉर हर एंड हर चिल्ड्रन, लेकिन अब उसको नहीं पता था, उसने इतनी जो उम्मीदें की थी जिंदगी में वो उसको नहीं मिलेंगी। ये कहीं ना कहीं उसकी गलती है और इसी वजह से वो आज इन मुसीबतों को उठा रही है, क्योंकि उसको इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि अपने भाग्य पर कोई कंट्रोल किसी का भी नहीं है, हाथों की लकीरों पर किसी का कंट्रोल नहीं है कि क्या होगा। ये उसकी उम्मीद कहीं ना कहीं ज्यादा थी और यही उम्मीद ही उसके दुख का कारण बन रही है। अगाथा डाउनिंग को, और यहाँ पर एमी चली जाती है अपने अंधेरे कमरे में और वहां जाकर के उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो मार्टरडम का थीम है कि ये स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे जा रहा है हैरी, तो किसको सैक्रिफाइस करके जा रहा है? अपनी माँ को, है ना, एक तरह से। एक भी एक मार्टरडम का थीम यहाँ पर टीएस एलियट ने प्रेजेंट किया है। डाउनिंग कौन है? नौकर। नौकर से कहती है अगाथा कि अपने मालिक का ध्यान रखना, हैरी का ध्यान रखना। तो डाउनिंग कहता है कि शायद अब मेरे मालिक को मेरी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अब उनका रास्ता, उनकी जिंदगी का जरिया, जिंदगी जीने का तरीका अलग हो गया है। ऐसा वो कह के चला जाता है। हैरी लुक्स द वर्ल्ड एज क्लियरली एज अदर्स सी, उसकी थिंकिंग बदल गई है, अब वो पहले जैसा नहीं है। जॉन, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, अब बेटर है, थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा है। आर्थर और जॉन अगले दिन आ जाएंगे और जो फैमिली रियूनियन है, जो कि एमी ने प्लानिंग की थी, हैज डिजाइंड टू टेक प्लेस, हैज टेकन प्लेस इन द नाइट टाइम इन द नेदर वर्ल्ड। नेदर वर्ल्ड का मतलब क्या है? जो दूसरी दुनिया है, पार्ट फ्रॉम विशवुड, है ना। फिलोसफिकल अर्थ में कहें तो स्वर्गीय दुनिया जो है वहां पर सब मिलेंगे, क्योंकि मैरी, और सॉरी, मैरी तो जा ही चुकी है, एमी की डेथ हो चुकी है। और एमी डेथ, और ये जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे गया है हैरी, तो आफ्टर डेथ ये सब कहाँ मिलेंगे? नेदर वर्ल्ड में, स्वर्ग में मिलेंगे। यही इनका असली रियूनियन होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कभी एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। माँ बेटे को नहीं पहचान पाई सही से, और बेटा माँ को अच्छे से नहीं पहचान पाया। और माँ जो थी वो अपने पति को अच्छे से नहीं समझ पाई कि आखिर वो क्या चाहते हैं। तो ओवरऑल ये सिर्फ आपस में बहनें, देवर, भाभी ये सब हैं, बट असलियत में ये सारे के सारे एलिनेटेड हैं और कोई किसी को अच्छे से पहचान नहीं पाता है। आईवी, वायलेट, अगाथा, चार्ल्स, जेराल्ड, ये सारे के सारे। इन दिस रीयूनियन द हैप्पी फादर, जो कि कभी खुश थे, डाइड अवे फ्रॉम होम। द अनहैप्पी वाइफ, है ना, अनहैप्पी फादर, क्योंकि वो अपनी पत्नी को समझ ही नहीं पाए। वो प्यार करते लेकिन वो उसके प्यार का रिस्पॉन्स नहीं करती थी। द अनहैप्पी वाइफ हु ड्राउन्ड एट द सी, ये बात हो रही है हैरी की वाइफ की, जो भी खुश नहीं थी हैरी के साथ कहीं ना कहीं, और वो भी मर्डर कर दी गई। द लोनली मदर, वेनली ट्राइंग, बहुत कोशिश करने के बाद भी परिवार को एकजुट रखने की सफल नहीं होती हैं परिवार को एकजुट रखने में। एंड द हर सन हु रिनंस द फैमिली इन ऑर्डर टू एक्सपिएट द सिन ऑफ हर फादर, अपने पिता के द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित करने घर छोड़ देता है स्पिरिचुअल क्वेस्ट में। एंड सारे के सारे ऑल आर यूनाइटेड थ्रू द एक्ट ऑफ रिडेम्पशन, जो रिडेम्पशन का एक्ट है पाप मुक्ति का, उससे ही सब यूनाइटेड होते हैं। और जो भी लिविंग पर्सन है, हैरी, एमी, अगाथा, सॉरी एमी यहाँ पे नहीं है, मैरी है एक्चुअली, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, हैरी, मैरी एंड अगाथा, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं किसमें? एक रिचुअल, इन द रिचुअल ऑफ रिडेम्पशन। एमी की डेथ हो जाती है तुरंत उसी रात, और द प्ले एंड्स विद अगाथा एंड मैरी परफॉर्मिंग द बर्थडे रिचुअल विद द होप दैट द क्योर, या कर्स है ये एक्चुअली यहाँ पर, कर्स would come to an end and their redemption would be worked out somewhere somehow in the netherworld। तो ये था एक फिलोसफिकल एंड ऑफ द प्ले, और हिंदी समरी जो कि मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की है आपको समझाने की, उम्मीद है आपको समझ आया है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं इफ यू विश। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।